हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो स्टूडेंट्स, टुडे आई हैव ब्रॉट अनदर लेसन ऑफ फिजिक्स, दैट इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, एंड टुडे वी विल सी इन डिटेल ऑल द लॉज बाय गैलीलियो एंड बाय द आइजैक न्यूटन। ओके, सो वी विल सी इन डिटेल्स। तो स्टार्ट करते हैं नया लेसन आज। ओके, सो as the name of the chapter is force and laws of motion. So first of all we will start with the force. ठीक है students, so you tell me what is force. Till now we have studied force is what, any pull और push. ठीक, अब तक आपने पढ़ा है कि कोई भी पुल या पुश जो होता है, किसी चीज़ को आप खींचते हो, पुल करते हो एंड पुश करते हो, धक्का देते हो, दैट इज़ कॉल्ड फोर्स। बट ये क्या है, दिस इज़ वेरी बेसिक डेफिनेशन, मतलब हम लोग लोअर स्टैंडर्ड में इसको डिफाइन करते हैं। बट यहाँ पे नाउ यू आर इन अ 9th स्टैंडर्ड, तो आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो कि फोर्स क्या है। ठीक है, फोर्स एक तरह का एजेंट है, ठीक है, विच कैन डिस्प्लेस एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स प्लेस। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, so by applying force you can move it from its original place। ठीक है, तो by applying force आप और क्या कर सकते हो, force अप्लाई करके you can also change the shape and size of the object। किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज को भी फोर्स लगाकर आप चेंज कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, फोर्स अप्लाई करके आप यू कैन ऑल्सो चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का मतलब यह है कि एनी ऑब्जेक्ट इट इज़ इन मोशन, उसका कुछ वेलोसिटी है, आप उस वेलोसिटी को कम और ज़्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, उसका अमाउंट, जैसे स्पीड अप कर सकते हो, स्पीड डाउन कर सकते हो बाय अप्लाइंग फोर्स। फॉर एग्जांपल, जब आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, तो बाय अप्लाइंग ब्रेक और बाय अप्लाइंग एक्सेलरेटर, ब्रेक लगा के आप क्या कर सकते हो, उसके मोशन को रिटार्ड कर सकते हो, उसकी स्पीड को स्लो डाउन कर सकते हो। एंड बाय अप्लाइंग एक्सेलरेटर यू कैन इंक्रीज द वेलोसिटी। ठीक है, सो ये सब कैसे हो रहा है, विदाउट फोर्स तो पॉसिबल नहीं है। आपने फोर्स लगाया होगा, आपने ब्रेक पैडल पे पैर रखा होगा, तभी उसका स्पीड कम हुआ। आपने एक्सेलरेटर पे पैडल पे पैर रखा होगा, तभी इसका स्पीड इंक्रीज हुआ। ओके, सो हर जगह फोर्स का एप्लीकेशन है, दैट वी विल सी इन डिटेल। तो आपने देखा एनी पुल और पुश इज़ अ फोर्स। ठीक है, नाउ चलो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि suppose a ball is on the ground, okay, and you provide a small hit, and because of that small hit it is not move forever। okay, so आपने देखा कि वो रेस्ट पे ही रह गया, क्योंकि बहुत स्मॉल अमाउंट आपने, हो सकता है बहुत स्मॉल अमाउंट में आपने फोर्स उस पर अप्लाई किया होगा। सो सच ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट रेस्ट इज अ नेचुरल स्टेट। रेस्ट जो होता है दैट इज अ रेस्ट इज अ नेचुरल स्टेट। ठीक है, रेस्ट इज अ नेचुरल स्टेट। ओके, कैन बी यूज टू चेंज, फर्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक, इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी होगी। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट के पास स्पीड है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, तो बोल सकते हैं कि उसके पास वेलोसिटी है। ठीक है, सो सपोज ऑब्जेक्ट कार इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी वेलोसिटी है। सो आप फोर्स लगा के क्या कर सकते हो, उसका जो वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकेंड कर सकते हो। आपने कैसे फोर्स लगाया, आपने क्या किया, एक्सेलरेटर पर, एक्सेलरेटर पैड पर पैर रखा, फोर्स लगाया, जिसकी वजह से इट विल एक्सेलरेट एंड इट्स वेलोसिटी विल रीच अप टू 40 मीटर पर सेकेंड। तो आपने फोर्स लगा के उसका स्पीड क्या किया, बढ़ा लिया, वेलोसिटी क्या किया, बढ़ा दिया। ठीक है, अगर वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, आपने क्या किया, ब्रेक पैड पर पैर लगा दिया और इसकी स्पीड आपने कर दिया 5 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स अगेन आपने क्या किया, फोर्स अप्लाई करके ही उसकी वेलोसिटी को आपने डिक्रीज कर दिया। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट कैन बी चेंज बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक, ये हो गया। सेकंड क्या होता है कि फोर्स कैन बी यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स कैन बी यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे, सपोज एक गोलकीपर है, ठीक है,
ये मैंने ऐसे बना दिया नेट, ठीक है। गोलकीपर यहाँ पर खड़ा है, किसी ने बॉल अगर शूट किया, ठीक है, बॉल उसकी तरफ आ रहा है, ठीक है। सो बाय अप्लाइंग फोर्स वो क्या कर सकता है, किक करके उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। इफ एनीवन हैज किक्ड बॉल टुवर्ड्स द गोल एंड गोलकीपर इज देयर इन फ्रंट ऑफ द गोल, सो व्हाट विल ही डू, उसका काम है, he will stop, he will try to stop, so he will kick to the ball and he will change the direction of the ball, okay। इसका मतलब है बॉल उसकी तरफ आया लेकिन डायरेक्शन चेंज होकर किसी और तरफ चले गया। so यहाँ पे आपने देखा उसने जो किक किया, it means he has applied a force and by the application of force again he has changed the direction of motion, change the direction of motion। तीसरा होता है force can be used to change the shape and size of an object, ठीक। अभी स्पंज का बॉल देखा है आपने जो आता है स्माइली के जैसा, आप उसको हाथ में लेके स्क्वीज़ करोगे तो उसका जो साइज़ है वो छोटा हो जाता है, उसका शेप भी बदल जाता है, ठीक है। अगर वो स्फीयर शेप का है तो आप उसको कोई भी छोटे से शेप में कर सकते हो, तो आप उसका शेप तो बदल ही दे रहे हो, साथ में उसका साइज़ आपने बहुत छोटा कर दिया। तो बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अगेन यू हैव चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओके। नाउ फोर्स का कुछ एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे द ड्रॉअर इज पुल्ड, ठीक है। अलमीरा होता है आपका, अलमारी होता है जिसको बोलते हैं, उसके ड्रॉअर को आप खींच सकते हो, तो कैसे खींच रहे हो, आपने फोर्स लगाया तभी आप खींच सकते हो, ठीक है। नाउ दूसरा एक एग्जांपल तो आपने ऑलरेडी देख लिया, बाय अप्लाइंग किक ऑन द फुटबॉल वी कैन चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। तो फुटबॉल कैसा होता है, फुटबॉल के गेम में आप फुटबॉल को किक करते हो जिससे उसका स्पीड कम हो जाता है, सॉरी इसका स्पीड बढ़ जाता है। सो अप्लाइंग किक ऑन द फुटबॉल, किक मतलब फोर्स हो गया, अप्लाइंग किक ऑन द फुटबॉल यू कैन चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इसका स्पीड, उसकी वेलोसिटी को आपने बढ़ा दिया। और आपने देखा गोलकीपर ने क्या किया, अगेन ही हैज़ किक्ड, ओके, मीन्स ही हैज़ ट्राइड टू स्टॉप द बॉल, ओके। सो उसने भी एक किक लगाया जिसकी वजह से बॉल का डायरेक्शन भी बदल गया। तो आपने देखा कि फोर्स की वजह से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। आप फोर्स अप्लाई करके यू कैन चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, you can change the direction of motion of an object, also you can change the shape and size of an object, okay now we will see balanced and unbalanced forces. So we have a example, so we have taken a table and on the horizontal surface of the table, आपने टेबल के जो टॉप होता है वहाँ पर you have kept a wooden block, okay, ये एक wooden block है, ठीक है। So you have taken a wooden block which is kept horizontally on the top of the table, टेबल पे वो रखा हुआ है। Now we will tie two strings x and y on two opposite faces of the block, ठीक है। अपोजिट फेसेस कैसा होता है, ब्लॉक का शेप कैसा होता है स्टूडेंट्स, क्यूबॉइड के जैसा होता है। जैसे मैच बॉक्स देखा, माचिस का बॉक्स देखा है आपने, उसमें 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। एक टॉप होता है, एक बॉटम होता है, 2 साइड में होते हैं और 2 लंबे लंबे साइड में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है आपने, क्या किया, यू हैव टाइड ना 2 स्ट्रिंग्स x एंड y, यहाँ पे मैंने लिखा है ये स्ट्रिंग है x, दिस स्ट्रिंग इज y ऑन 2 अपोजिट फेसेस, 2 अपोजिट फेसेस पे आपने किया है ब्लॉक के टाई किया हुआ है। नाउ सपोज इफ वी विल अप्लाई फोर्स ना, वी विल अप्लाई अ फोर्स बाय पुलिंग स्ट्रिंग x, ठीक है। सपोज वी विल अप्लाई अ फोर्स, ठीक है, बाय पुलिंग x। अगर आपने x को पुल किया तो आप देख रहे हो कहाँ पे जा रहा है, वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है, राइट साइड जा रहा है। सो इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स राइट। एंड सपोज इफ यू पुल दिस y स्ट्रिंग, अगर आपने y को पुल किया, सो द ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट में जाना शुरू कर देगा, ओके। एंड सपोज यू हैव अप्लाइड इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स, आपने इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया ऑन x एंड y टुगेदर, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स आपने लगाया, मतलब पुल किया विथ इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स के साथ आपने इसको पुल किया x एंड y को, ठीक है। इफ द फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है इक्वल अमाउंट में है तो दिस ब्लॉक विल नॉट मूव, इट विल रिमेन एज इट इज, जैसा है वो इंटैक्ट एज इट इज
रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपने देखा कि बोथ द फोर्सेस आर बैलेंसिंग ईच अदर, दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है। सच फोर्सेस आर नोन एज द बैलेंस्ड फोर्सेस। ऐसे फोर्सेस को क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। नाउ बैलेंस्ड फोर्सेस कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स? वो स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि ये सपोज ये मेरे पास पेन है, ठीक है, ये अगर मैंने इस डायरेक्शन में, ठीक है, पुल किया, खींचा, और यहाँ पर भी फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, ठीक, देखो, सो इट इज़ नॉट मूविंग इन एनी डायरेक्शन, इट इज़ नॉट मूविंग इन एनी डायरेक्शन बिकॉज आई एम अप्लाइंग द बैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, बट मैंने बताया कि अगर वो मोशन में तो मोशन में ही रहेगा। वो भी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सपोज आप कार चला रहे हो, आपका फ्रेंड्स साथ में बैठा है साइड वाली सीट पे, वो चाहता है कि आप कार को स्टॉप करो, ठीक है। कार का स्टीयरिंग आपके हाथ में है, एक्सेलरेटर पैड आपके पैरों के नीचे है। सपोज उसने आपको फोर्सफुली आपके ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, मतलब वो उसने सपोज फॉर एग्जांपल ऐसा समझो कि आप कार चलाते हो, आपको राइट जाना है, स्ट्रेट जा रहे हो, आपको राइट जाना है, आपका फ्रेंड स्टीयरिंग पे हाथ लगाता है और उसको लेफ्ट जाना है, तो आप राइट साइड में उसको मूव करा रहे हो, ठीक है, राइट साइड में उसको टर्न करो, खींचोगे, फोर्स लगाओगे, और आपका फ्रेंड लेफ्ट साइड में करेगा, बट वो स्टीयरिंग व्हील एज इट इज़ रहेगा, बिकॉज जितना फोर्स के साथ आप राइट में लगा रहे हो उतने फोर्स के साथ वो लेफ्ट में लगा रहा है। तो क्या होगा? आपका कार स्ट्रेट मोशन में चलते चले जाएगा, ना तो वो रुकेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उसको अपने फ्रेंड को एक्सेलरेटर पे भी पैर रखने नहीं दे रहे हो या ब्रेक पे भी पैर रखने नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, जितना फोर्स वो आपके ऊपर लगा रहा है उतना फोर्स आप भी उसके ऊपर लगा रहे हो, तो अब दोनों का फोर्स कैंसिल हो जा रहा है, और जो कार मोशन में है वो मोशन में ही है, और जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में भी जा रही है। सिंपल सा एग्जाम्पल आप समझ लो, ठीक है। सो ये हो गया। सो नाउ विल सी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक, समझा आपको? अच्छा, वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, एक चीज़ और समझ लो कि मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेस, जो देखो वी हैव स्ट्रिंग x, वी हैव स्ट्रिंग y, सो वी हैव अप्लाइड सपोज टू फोर्सेस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेस आर डिफरेंट। सपोज x का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, y का जो है 8 न्यूटन है, बिकॉज न्यूटन इज अ SI यूनिट ऑफ फोर्स। सो आपने 10 न्यूटन का फोर्स राइट साइड में लगाया, 8 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट में लगाया, तो देखो क्या हो रहा है, ये ब्लॉक जो है आपका स्टूडेंट्स, इसमें आपने 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लगा लिया एंड 8 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लेगा, तो देखो, तो आप देखोगे कि जो इसका 10 न्यूटन है और इसका 8 न्यूटन है, तो ये अपना इसके 10 न्यूटन में से 8 न्यूटन का जो फोर्स होगा वो इस 8 न्यूटन को बैलेंस करने में जाएगा, ठीक है। इसका 10 न्यूटन जो है राइट साइड में जो लग रहा है वो इसके 8 न्यूटन को क्या करेगा, बैलेंस करेगा, और इसके पास एक्स्ट्रा कितना है, 2 न्यूटन। तो आप देख सकते हो अभी भी राइट साइड में कितना एक्स्ट्रा फोर्स है, 2 न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स है। सो विद दिस 2 न्यूटन एक्स्ट्रा फोर्स, इस 2 न्यूटन एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से वो राइट साइड में ही मूव करेगा। सो यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि यहाँ पे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है, अलग अलग है। सो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, और आपने देखा कि अनबैलेंस फोर्स उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मोशन है। सो देखो, क्योंकि देखो ये 8 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, इसका 10 न्यूटन में से आउट ऑफ 10 8 न्यूटन इज बैलेंसिंग दिस 8 न्यूटन, सो 2 न्यूटन विल रिमेन, एंड ये जो 2 न्यूटन है, ठीक है, ये क्या करेगा, उसको राइट साइड में लेके जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। विल सी सम कॉन्सेप्ट ऑफ गैलीलियो, ठीक है। नाउ यू कैन सी द डायग्राम, ओके, वी हैव सम इंक्लाइंड प्लेन्स। सो जो गैलीलियो था, गैलीलियो गैलीलियाई, he argued that when a marble, okay, is released from the lift, okay, you can see the inclined planes. So ये plane देखो, ये एक inclined plane है, this one and this one। आपको समझना है, ये जो ये वाला plane है और ये वाला plane है, both are at a same inclination, both are at a same inclination, ठीक है। तो inclination मतलब इसका जो एंगल है, सपोज ये बेस के साथ 45 डिग्री पे है, तो ये भी बेस के साथ 45 डिग्री पे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, आगे इंक्लिनेशन कम होते जा रहा है, ये हो जाएगा 30, है ना, ये 40 हो गया, ये 35 हो गया, ऐसा।
तो आगे जाने पे प्लेन का इंक्लिनेशन क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, ठीक, बेस के साथ। तो बाद में समझेंगे वो सब, ठीक, पहले आपको समझना क्या है, ठीक। सो गैलीलियो आर्ग्यूड दैट व्हेन अ मार्बल इज रिलीज्ड फ्रॉम द लेफ्ट इट वुड रोल डाउन द स्लोप से नीचे आएगा, एंड इट विल गो अप ऑन द अपोजिट साइड में इट विल गो अप ऑन द सेम हाइट टू द सेम हाइट फ्रॉम विच इट वॉज रिलीज्ड। मतलब यहाँ से जितनी हाइट पे वो रिलीज किया था वो उतनी हाइट पे अपोजिट साइड में जाएगा, ठीक। अच्छा, अब स्टूडेंट्स अभी सपोज ये डिस्टेंस है, हो सकता है ये 2 मीटर है और यहाँ से ये भी 2 मीटर है, ठीक है। क्यों मैं 2 मीटर बता रहा हूँ, बिकॉज बोथ द प्लेन्स आर इक्वली इंक्लाइंड। जितना इंक्लिनेशन इसका है हॉरिजॉन्टल के साथ, उतना इंक्लिनेशन उतने एंगल पे ये भी इंक्लाइंड है, ठीक। सो जितने हाइट से इसको हम लोग छोड़ेंगे, सपोज इसको मैंने 8 मीटर से रिलीज किया, तो यहाँ पे भी वो 8 मीटर की हाइट तक ही जाएगा, ठीक। बिकॉज इंक्लिनेशन सेम है, तो जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया करेगा उतना डिस्टेंस ट्रैवल करके वो सेम हाइट को अटेन करेगा, ठीक। पहले इतना समझो आप, ठीक। गैलीलियो ने बताया ये, ठीक। गैलीलियो ने क्या बताया, ही आर्ग्यूड दैट, ही स्टेटेड दैट, उसने बोला कि व्हेन अ मार्बल इज रिलीज्ड फ्रॉम द लेफ्ट, ओके, इट वुड रोल डाउन द स्लोप से नीचे आएगा, एंड गो अप ऑन द अपोजिट साइड टू द सेम हाइट फ्रॉम विच इट हैज रिलीज्ड। जहाँ से जितनी हाइट से गिरा है उतनी हाइट पे वो अटेन करेगा, उतनी हाइट को अटेन करेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अगला भी बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे इंक्लिनेशन बदलते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, इफ द इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन्स ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल। अभी मैंने बताया ना, इफ द इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन्स ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल, सो द मार्बल विल कवर इक्वल डिस्टेंसेस ऑन बोथ साइड टू अटेन द सेम हाइट। अब इसका भी मतलब समझो, मैंने आपको बता दिया वो कि दोनों जो प्लेन्स हैं, दोनों इंक्लाइंड प्लेन्स हैं, ठीक है, इफ दे हैव द सेम इंक्लिनेशन, सो ये जो मार्बल रहेगा इट वुड कवर द इक्वल डिस्टेंस। अगर 2 मीटर नीचे आए तो 2 मीटर ऊपर आएगा टू अटेन द सेम हाइट, क्योंकि जितनी हाइट से उसको रिलीज किया उतनी हाइट तक वो जाएगा, ठीक है। सो क्योंकि इंक्लिनेशन सेम है तो उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 2 मीटर 2 मीटर। मैं बता दिया ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है, ये बता दिया। थर्ड क्या है, समझो मैंने क्या बताया। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप उसको यहाँ से रिलीज करोगे तो नीचे जाएगा और ऊपर जाएगा, और हमेशा ये क्या करेगा, सेम हाइट अटेन करने की कोशिश करेगा। जितनी हाइट से आपने रिलीज किया उतनी हाइट तक जाने की कोशिश करेगा। सेकंड कॉन्सेप्ट ये बताया कि इफ द इंक्लिनेशन ऑफ बोथ द प्लेन्स आर सेम, दोनों इक्वली इंक्लाइंड हैं, तो इसका मतलब है कि द बॉल दिस मार्बल विल कवर द इक्वल डिस्टेंस टू अटेन द सेम हाइट। वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उतनी हाइट को अटेन करने के लिए। थर्ड क्या है, इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑन द राइट प्लेन्स, ओके, दे वर ग्रेजुअली डिक्रीज्ड। अभी आप देख रहे हो प्लेन का जो एंगल है वो कम हो रहा है बेस के साथ, देख रहे हो कम कम नीचे जाएगा और फाइनली वो हॉरिजॉन्टल पे आ जाएगा। थर्ड क्या है, इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द राइट साइड प्लेन वेर ग्रेजुअली डिक्रीज्ड, okay, then the marble would travel further distances till it reaches the same height from which it was released। अब इसका मतलब क्या है समझो, ठीक है। अभी आप नोटिस करो उतना, ये देखो ये हाइट देखो, दिख रहा है आपको, ये देखो ये मार्बल ये मार्बल ये मार्बल ये मार्बल ऑल आर एट अ सेम हाइट, सबकी हाइट सेम है। अब नोटिस करोगे, अभी सपोज मैं खुद से बता रहा हूँ, आपको 2 मीटर ऐसा कंफर्म नहीं, मैंने मेजर नहीं किया है, ठीक है। यहाँ देखो, क्योंकि ये वाला जो प्लेन है लेफ्ट वाला और ये राइट वाला जो फर्स्ट प्लेन है, दोनों का इंक्लिनेशन क्या है, सेम है। इसका मतलब है कि सेम उतनी हाइट को अटेन करने के लिए अगर ये 2 मीटर नीचे आ रहा है तो यहाँ पे भी 2 मीटर ऊपर जाएगा। बट यहाँ पे क्या हुआ, वी हैव डिक्रीज्ड द इंक्लिनेशन, आपने इंक्लिनेशन को ग्रेजुअली डिक्रीज करते जा रहे हो, यहाँ पे कम किया, यहाँ पे और कम किया, एंड फाइनली यू विल कम टू हॉरिजॉन्टल। वो तो बाद में देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इतना देखो, यू हैव डिक्रीज इंक्लिनेशन। अब ये जो यहाँ इंक्लिनेशन ऐसे यहाँ कम किया, ठीक है, इसका मतलब है कि अब क्योंकि जो गैलीलियो ने बताया उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि इट विल अटेन द सेम हाइट, ठीक है, वो सेम हाइट अटेन करेगा। सो इस केस में क्या होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस
अभी देखो ये इंक्लिनेशन कम हो गया, अब ये डिस्टेंस और लंबा हो गया, बड़ा हो गया, सपोज ये 3 मीटर हो गया, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी इन द सेकेंड केस दिस मार्बल इज अटेनिंग द सेम हाइट बाय ट्रेवलिंग डिफरेंट डिस्टेंस। 2 मीटर नीचे आया और 3 मीटर ऊपर गया, ठीक है, फॉर अटेनिंग द सेम हाइट। क्योंकि यहाँ पे स्लोप कम हो रहा है, स्लोप कम हो रहा है तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो एक लॉजिक बताया मैंने, फ्रिक्शन कम हो रहा है ना, क्योंकि स्लोप ज़्यादा रहता है तो चढ़ने के लिए ज़्यादा फोर्स लगता है, कम होगा तो इजीली वो जा सकता है। तो आपने देखा कि एज द इंक्लिनेशन हैज़ डिक्रीज्ड सो इट विल ट्रैवल मोर डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा टू अटेन द सेम हाइट। और इस केस में सपोज 3.5 मीटर हो गया, क्योंकि इंक्लिनेशन जितना कम होते जाएगा, ठीक है, तो क्या हो रहा है, इट विल कवर मोर डिस्टेंस टू अटेन द सेम हाइट। एंड फाइनली जब आपने उस इंक्लिनेशन, जो इंक्लाइनिंग प्लेन है, उसको आपने हॉरिजॉन्टल पे बना दिया, सो इट विल ट्रैवल फॉर एवर, ठीक है, इट विल नॉट स्टॉप, सो इट वुड कंटिन्यू टू ट्रैवल फॉर एवर ट्राइंग टू रीच द सेम हाइट। अब हॉरिजॉन्टल पे तो सेम हाइट मिलेगा नहीं, तो सोचेगा कि मुझे कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन मिले ताकि मैं इसके सेम हाइट तक पहुंच जाऊं, ठीक है। अब नोटिस करना इस केस में इट वुड ट्रैवल फॉर एवर, ठीक है, ट्राइंग टू रीच द सेम हाइट, ठीक है। कौन सी हाइट वो अटेन करने की कोशिश करेगा, फ्रॉम विच इट वॉज रिलीज। पर हॉरिजेंटल प्लेन पे उसको कहाँ हाइट मिलेगी, तो मूव करते जाएगा। इसका मतलब यू कैन सी दैट इसको मूव कराने के लिए आपको किसी फोर्स को लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको छोड़ दिया वो जाते जाएगा, ठीक है, वो रुकेगा नहीं, कभी नहीं रुकेगा। बट आप सोचोगे सर वो तो फ्रिक्शन भी तो है सरफेस पे, यस, फ्रिक्शन इज ऑल्सो देयर। आप कोई भी सरफेस कितना भी स्मूथ क्यों ना हो, ठीक है, सपोज आपने बोला फ्रिक्शनलेस है, लेकिन थोड़ा फ्रिक्शन तो होता है ना, एंड दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। वो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा है, अनबैलेंस्ड फोर्स है, जो इसके मोशन को अपोज करेगा। क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगता है आपको पता है ना, अगर कोई बॉल, आपने फुटबॉल को किक किया, कुछ दूर जाके ग्राउंड में वो रुक जाएगा, क्योंकि बॉल अगर उस डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये बॉल भी उसी तरह जा रहा है, बट आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस इट विल स्टॉप। क्यों रुक रहा है, क्योंकि इसके मोशन को सस्टेन बनाए रखने के लिए आपको किसी फोर्स की जरूरत नहीं है, आपने रिलीज किया वो जाते जाएगा। वो कब तक जाएगा, जब तक उसको सेम हाइट नहीं पहुंच जाता। बट वो क्यों रुक जा रहा है, बिकॉज एक सरफेस उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस इट विल स्टॉप, ठीक। ये क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा। इतना पार्ट आपने समझा, ये गैलीलियो ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने बताया था, ठीक है, मोशन के बारे में। गैलीलियो ने क्या किया कि उनके कुछ आइडियाज़ थे फोर्स के बारे में, मोशन के बारे में, और उन्हीं आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट को लेके न्यूटन ने कुछ फंडामेंटल लॉज बताए हैं, ठीक है। सो समझा आपको, ठीक है, आपने समझा ना क्या हो गया कि इट विल मूव। अगर वहाँ पे अगर इसको अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करता तो ज़िंदगी भर वो मूव करते रहेगा, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं ना, आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस इट विल स्टॉप, ठीक। क्योंकि इसका मतलब ज़रूर वहाँ पे कोई एक अनबैलेंस फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, जो इसके मोशन को स्टॉप करेगा, ओके। नाउ वी विल सी दैट कि न्यूटन स्टडीज़ Galileo's ideas on force and motion and he presented some fundamental laws। तो न्यूटन ने क्या किया, गैलीलियो के जो आइडियाज़ थे अबाउट फोर्स एंड मोशन उनको स्टडी किया, एंड उन्होंने कुछ अपने फंडामेंटल लॉज दिए। सो विल सी दोज लॉज। सो फर्स्ट लॉज विल सी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये भी समझते हैं क्या होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, क्या होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मैं लिख देता हूं, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट इफ इट इज रेस्ट, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट इफ इट इज एट रेस्ट एंड टू रिमेन इन मोशन if it is in motion, if it is in
मोशन। ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं क्या है। इसको ही हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, दिस इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। सो मैंने क्या लिखा है, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन एट अ रेस्ट इफ इट इज इन अ रेस्ट, टू रिमेन एट अ रेस्ट इफ इट इज एट अ रेस्ट। अगर कोई चीज़ रुकी है ना तो वो रुकी रहना चाहती है। ठीक है, एंड अगर कोई चीज़ मोशन में तो मोशन में ही रहना चाहती है। अभी आपने इसके पहले जो एग्जांपल देखा वो जो मार्बल था, ठीक है, मार्बल जब वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आएगा सो इट विल कंटिन्यू टू मूव फॉर एवर। ठीक है, कब तक, जब तक इस सरफेस उसको कोई फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड नहीं करता। अगर वहाँ पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता, अगर वहाँ पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो वो क्या करता, कंटिन्यू ही रहता, कभी रुकता नहीं। बट क्योंकि वहाँ पे सरफेस क्या कर रहा है, एक फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से इट विल स्टॉप। ठीक है, तो यहाँ पे एक फोर्स आ गया है, अनबैलेंस्ड फोर्स आ गया, तो जिसका यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है, पहले वो समझ लो कि अगर कोई चीज़ रुकी है, इफ एनी बॉडी इज रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, इफ इट इज़ इन मोशन इट विल ट्राई टू रिमेन इन अ मोशन। कोई चीज़ रुकी है वो रुकी रहना चाहती है, कोई चीज़ मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है। यहाँ कोई ऐसा नहीं बोल रहे कि फोर्स, क्योंकि देखो अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, फोर्स लगाओगे तभी मोशन में आएगा ना, और कोई चीज़ मोशन में है तो मोशन में रहेगा, फोर्स लगाओगे तब उसको रोकोगे ना। ठीक है, तो आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि कोई चीज़ रुकी है तो रुकी रहेगी जब तक आप फोर्स नहीं लगाते हो, कोई चीज़ मोशन में है तो मोशन में रहेगा जब तक आप फोर्स नहीं लगाते हो, है ना। क्योंकि मोशन में तो रोकने के लिए फोर्स लगाओगे ना, पंखा चल रहा है, फैन इज़ मूविंग, तो अगर आप स्विच ऑफ करोगे तभी पंखा रुकेगा, स्विच ऑफ करने के लिए आपने फोर्स लगाया, और पंख नहीं लगाओगे, आप चले जाओगे घूमने तो 2 महीने बाद आओगे तो भी पंखा चलता रहेगा, अगर बिजली नहीं गई हो तो बिजली तो रहेगी। ठीक, so the tendency of a body to remain at a rest if it is at rest, if it is at rest, okay, and to remain in a motion if it is in a motion। अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहता है। इसे ही बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सो ये लॉ ऑफ इनर्शिया है। तो अभी फर्स्ट लॉ भी देख लेते हैं क्योंकि कुछ अलग नहीं है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा फोर्स को इंट्रोड्यूस कर लेंगे। ठीक है, सो एन ऑब्जेक्ट, ये अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ इनर्शिया आपने देख लिया। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट, आप कॉपी करते रहना इसको, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट है वो रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहेगा, या और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड एक्सटर्नल, जब तक कि कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ठीक, तो ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही होता है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे, अगर मैंने इस पेन को यहाँ पे रख दिया, ठीक है, यहाँ पे रख दिया, सो यहीं पे रहेगा जब तक कि मैं इसको फोर्स लगा के हटा ना दूँ। ठीक है, सो इट विल रिमेन एट अ रेस्ट। तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, या फिर वो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में, अगर वो मोशन में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया फैन मूव हो रहा है तो अगर मैंने स्विच ऑफ नहीं किया तो मूव ही होते रहेगा, पेन रखा है तो रखा ही रह जाएगा। तो इफ़ एनी स्टेट, इफ़ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, जैसे आपने देखा वो मार्बल, सॉरी, आपने देखा वो मार्बल, ठीक है, रोल डाउन, रोल करके कहाँ जा रहा है, चले जा रहा है, क्योंकि अगर ग्राउंड ने उसको फ्रिक्शनल फोर्स नहीं प्रोवाइड किया तो फॉर एवर के लिए वो मूव जाते ही रहेगा। ठीक है, सो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेट पे रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, अनलेस, जब तक कि उसके ऊपर, अनलेस जब तक कि उसके ऊपर कोई एक अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं करता, अनलेस एंड एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बैलेंस फोर्स चीज़ों को कोई चेंजेस नहीं करता। बैलेंस फोर्स तो क्या करोगे, कोई रुकी है तो रुकी रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, तो अनबैलेंस फोर्स चाहिए। ठीक है,
सो जब तक कि एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करता तो कोई चीज़, जैसे एक बॉल है ग्राउंड में रखा हुआ है, कोई आया नहीं प्लेयर, तो बॉल ऐसे ही रहेगा, लेकिन मैं गया वहाँ पर या आप गए, आपने किक किया तो बॉल मोशन में आ जाएगा, क्योंकि आप क्या हो, आपने क्या प्रोवाइड किया, आपने एक एक्सटर्नल बाहर से अनबैलेंस्ड फोर्स प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से वो बॉल मूव करने लगा। ठीक, या फिर कोई चीज़ मोशन में, पंखा चल रहा है, आपने स्विच ऑफ कर दिया, तो फिर से क्या किया, पंखा एक यूनिफॉर्म मोशन के साथ गोल गोल घूम रहा है, लेकिन आपने एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स स्विच ऑफ किया तो पंखा रुक जाएगा। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज वी विल सी सम एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। मैंने आपको बताया इनर्शिया क्या होता है, इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट it will try to remain at a rest, and if it is in a motion it will try to remain in a motion। तो इसके एक एग्जांपल देखेंगे। सपोज वी सिट इन अ बस, ठीक है, वी सिट इन अ बस, हम लोग ने बस में बैठ गए। ओके, सो व्हाट विल हैपन कि लोअर पार्ट ऑफ आवर body is in direct contact with floor of the bus। ठीक, इतना पार्ट समझते हैं। ठीक है, वी सिट इन अ बस, हम लोग बस में बैठ गए, एंड द लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है, जो हमारे बॉडी का लोअर पोर्शन है, ये क्या है, इट इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर ऑफ द बस। ठीक, इसके ये कमर के नीचे का पोर्शन, सीट पे बैठे हैं, वो फ्लोर पे हमारा पैर रखा हुआ है, लोअर पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर ऑफ द बस। ठीक है, व्हेन बस स्टार्ट्स, सपोज बस स्टार्ट हो गई, स्टार्ट्स सडनली, अचानक से बस स्टार्ट हो गई। ठीक, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, आप बैठे हो यहाँ वहाँ देख रहे हो खिड़की से, बस स्टार्ट हो गई। व्हेन बस स्टार्ट्स व्हाट विल हैपन, यू विल गेट अ जर्क, एक झटका लगे आपको इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक, एक्सपीरियंस तो किया ही होगा। ठीक, सो क्या होगा, एज द बस विल स्टॉप, सॉरी, सो क्या होगा, व्हेन द बस विल स्टार्ट सडनली यू विल गेट, ठीक है, बस व्हेन द बस विल स्टार्ट सडनली यू विल गेट अ जर्क इन बैकवर्ड डायरेक्शन, आपको पीछे की तरफ धक्का लगेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो, सपोज मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, ये बस की सीट है, ठीक है, इस सीट पे आप बैठे हो, ऐसा पैर लटका के बैठ गए हो, ठीक, पैर लटका के बैठ गए हो, ये बस की सीट है, ये रहा, ये बस की सीट पे आप पैर लटका के बैठ गए हो। व्हेन बस विल स्टार्ट एंड मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हाट विल हैपन, कि देखो द लोअर पोर्शन ऑफ अ बॉडी इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर, अब फ्लोर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। व्हेन बस विल मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो क्या होगा, क्योंकि इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, सो लोअर पोर्शन, ठीक, इट विल स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ बस। ठीक है, बस जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लोअर पोर्शन उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो पैर आपका फ्लोर पे है, फ्लोर मूव कर रहा है, तो आपके नीचे वाला पोर्शन, लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी विल मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बट बिकॉज देखो व्हेन बस स्टार्ट्स, बिकॉज लोअर पार्ट ऑफ body is in direct contact of the bus, ठीक, bus, so it will move forward, it will move forward। ठीक है, सो लोअर पोर्शन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है फ्लोर ऑफ द बस के, सो लोअर पोर्शन आगे जाएगा, ठीक, ऐसे जाएगा, बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट अपर पार्ट ऑफ बॉडी will try to
remain at rest। ठीक, समझा मैंने क्या लिखा? सिंपल सा है। When the bus will start suddenly, the lower portion which is in direct contact with the floor of the bus, फ्लोर आगे गया, आपका लोअर पार्ट आगे जाएगा, बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कोई भी चीज़ अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहती है। आपका ऊपर, आप बैठे हो आराम से, आपका जो अपर पार्ट है वो रेस्ट पे है, नीचे वाला तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में तो मूव हो गया, ऊपर वाला बोलेगा मैं क्यों मूव हूँ, आई एम एट रेस्ट, आई विल ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट, नहीं। सो ये लोअर पोर्शन आगे चले जाएगा और पीछे वाला पोर्शन पीछे आ जाएगा, यू विल गेट अ बैकवर्ड जर्क। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से रेस्ट पे रहना चाहेगा, लेकिन लोअर पोर्शन आगे चले जाएगा, खिसक जाएगा। सो योर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी विल गेट अ बैकवर्ड जर्क। ठीक है, सो समझ में आया? तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल। नाउ अब एक एग्जाम्पल देख लीजिए इनर्शिया ऑफ मोशन का। ठीक है, उसी बस में आप हो फिर से। ठीक है, when a moving bus suddenly stops, we get a forward jerk। ठीक, अब देखो क्या है, अब देखो when a moving bus suddenly stops we get a forward jerk। ठीक है, अभी फिर से देख लेते हैं, उसी बस में आप बैठे हो। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, जब देखो शुरुआत किया था, व्हेन बस सडनली स्टार्ट्स, लोअर पोर्शन आगे गया, अपर पोर्शन ट्राई टू रिमेन एट अ रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, पीछे जर्क लगा। ठीक है, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये भी मोशन में आ गया। ठीक, नाउ क्या हो रहा है कि someone has come in front of the bus, छोटा सा बच्चा आ गया, ब्रेकर आ गया, so driver has applied the brake and because with the application of brake what will happen, bus will stop। फिर से वही फिनोमेना है कि lower part of body, ठीक, is in direct contact with bus। So when bus stops, lower part will stop। ठीक, बस रुकी, लोअर पोर्शन रुक गया, लेकिन ऊपर वाला पार्ट जो है वो मोशन में ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखो पूरी बॉडी बस के साथ मूव कर रही है। व्हेन बस विल स्टॉप, लोअर पोर्शन बस के साथ कांटेक्ट में, तो लोअर पोर्शन विल स्टॉप, बट upper part of the body will remain in a motion due to inertia of motion। So the lower part of the body is in direct contact with the bus, so when the bus stops, lower part will stop, but due to inertia of motion, upper part will continue इन अ मोशन। अपर पार्ट कैसा रहेगा, मोशन में ही रहेगा। ठीक है, ड्यू टू, आपने देख लिया, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से अपर पार्ट मोशन में ही रहेगा, देयरफॉर यू विल गेट अ जर्क इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसलिए आपको आगे के डायरेक्शन में एक झटका लगता है। समझ में आया इतना पार्ट आपको? इसको नोट कर लीजिए। ओके, नाउ वी विल सी इनर्शिया एंड मास। ठीक, सो इनर्शिया आपने देख लिया, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी। इनर्शिया क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन एट rest if it is at rest and remain in a state of uniform motion if it is in motion
नोन एज इनर्शिया। ठीक, ये मैंने आपको लिखवाया पहले भी कि द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी इफ़ it is at rest it will try to remain at rest if it is in a motion it will remain in a motion। ठीक है, सो इसको बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। ठीक है, सो इनर्शिया का मास के साथ क्या रिलेशन है? ठीक, इनर्शिया का मास के साथ क्या रिलेशन है? बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत बड़ा रिलेशन है। ठीक है, सो अब मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ। ठीक है, कि इनर्शिया का मास के साथ क्या रिलेशन है। सपोज़ आपके बर्थडे पार्टी में एक 120 kg का आपका फ्रेंड आ गया, 120 किलो का। ठीक, 120 किलो का आपका फ्रेंड आ गया और आके वो सोफे पे बैठ गया। अब क्या होगा कि आपको खा इतना लिया आपके पार्टी में, केक समोसा वगैरह, कि अब उसे उठा ही नहीं जा रहा है। ठीक है, सो अब वो बोल रहा है अरे यार मैं घर नहीं जाना है। ठीक है, लेकिन आप उसको घर तो भेजना ही पड़ेगा। सो उसका मास है 120 kg, वो बैठ गया आपके सोफ़े पर। ठीक है, सो अब आप जितने भी आपके दोस्त हैं सब मिल के उसको उठाएंगे। ठीक है, सो उसका मास क्योंकि 120 kg, आप लोग का मास कितना होगा? 30 किलो, 35 किलो, 30, 40 इतने ही होगा। उसका 120 है, आप लोग से ट्रिपल है। सो उसका मास ज़्यादा है तो उसकी बॉडी की टेंडेंसी बढ़ गई। ठीक है, अगर वो बैठा है तो बैठा ही रहना चाहता है, उसको आलस आएगा। ठीक है, उठेगा ही नहीं। सो आप लोगों को बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत फोर्स लगाने का मतलब क्या हो रहा है कि क्योंकि उसका मास ज़्यादा है तो उसको आलस आएगा, तो अब उसका इनर्शिया बढ़ गया। क्यों इनर्शिया बढ़ गया? इनर्शिया क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी इफ इट इज़ एट रेस्ट इट विल रिमेन एट अ रेस्ट। उसको डिस्प्लेस करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसका मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है तो वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, और उसको रेस्ट से अगर आपको डिस्प्लेस करना है, उसको उठाना है, मोशन में लाना है, तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा मास होता है उतना ज़्यादा इनर्शिया होता है। इनर्शिया, ठीक है, अगर मास कम है, अगर मास सपोज 30 kg है, सो हल्की चीज़ है, फोर्स कम रिक्वायर्ड होगा, तो फटाक से वो अपना वो उसको रेस्ट से मोशन में आसानी से ला सकते हो। ठीक है, तो उतनी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे देखो उसकी टेंडेंसी बढ़ रही है, फोर्स ज़्यादा रिक्वायर्ड हो रहा है। ठीक है, सो मोर द मास मोर विल बी इनर्शिया। मोर द मास मोर विल बी इनर्शिया, क्योंकि ज़्यादा फोर्स लगेगा उसको डिस्प्लेस करने के लिए, तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। ठीक है, लेस मास लेस इनर्शिया, ये देख लिया आपने। नाउ एक और टॉपिक है मोमेंटम, वो भी देख लो आप। मोमेंटम को भी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल पी, स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, सो P स्मॉल p इक्वल टू m इंटू वी। ठीक है, मोमेंटम इज वॉट? मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम जो होता है इसके पास इट हैज़ मैग्नीट्यूड, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया? वेक्टर। ठीक, तो वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड मतलब कि जिसके पास अमाउंट, जैसे 20, 30 एक काउंट, एक नंबर, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और उसके पास डायरेक्शन भी है, किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है वो भी है इसके पास। सो उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अच्छा, इसका एसआई यूनिट जो होगा वो क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? देखो, क्योंकि यहाँ पे मास, मोमेंटम क्या हो रहा है? मास अपॉन वेलोसिटी है। ठीक है, सॉरी, मास अपॉन वेलोसिटी नहीं, मास इनटू वेलोसिटी है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, सो आप देख सकते हो कि मास का जो ऐसा, मास को केजी में मेजर करते हैं एंड वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में। सो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किलोग्राम ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर, और पर सेकेंड की जगह s पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, s पावर -1, क्योंकि अपॉन में s है तो ऊपर लाने के लिए न्यूमरेटर में लाने के लिए s का पावर 1 है, तो व्हेन इट विल कम इन द न्यूमरेटर सो s -1। इसको रीड ऐसे करेंगे, किलोग्राम मीटर पर
सेकेंड. So SI unit of momentum is kilogram meter per second.